गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनिशिएट हुआ था। ओके, फिर धीरे धीरे सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द अब्दुल गफ़र खान, बहुत सी प्लेसेस में दंगे होने लगे थे, वायलेंस क्रिएट होने लग गई थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी थोड़े डिस्टर्ब्ड भी थे कि इतने अटैक्स हो रहा है और वापस से पीपल्स जो है वायलेंस का रूप ले रहे थे। बहुत सी जगह सत्याग्रही इस पर ब्रिटिशर्स ने मूवमेंट्स को दबाने के लिए क्या करा था, बहुत सारे सत्याग्रही इस पर लाठी चार्ज, चाहे वो वुमेंस हो या चिल्ड्रन हो, उन पर लाठी चार्ज कर दिया था और अबाउट 1 लाख ऑफ सत्याग्रहीज वेर अरेस्टेड। तो इस दौरान महात्मा गांधी ने जब ये सिचुएशन देखी कि ब्रिटिशर्स भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं एंड इवन द सत्याग्रहीज भी नाउ दे आर स्टार्टेड द वायलेंस, सो उन्होंने सोचा कि इस मोमेंट को वापस ले लिया जाए या कॉल ऑफ कर लिया जाए ना, थोड़ी समय के लिए रोक दिया जाए। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब हमने ये पढ़ा था कि बिटवीन गांधी एंड आयरविन के बीच में एक बात हुई थी जिसमें गांधी जी ने एक लेटर लिखा था और अपनी कुछ 11 डिमांड्स रखी थी, जो कि लॉर्ड आयरविन जो वाइसरॉय थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था और इसी वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स इनिशिएट किया बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, जिसके लिए उन्होंने दांडी मार्च किया। ओके, ऐसे ही वेरियस प्लेसेस पे civil disobedience movement start with along with the non-cooperation, that we will not cooperate with you as well as we will break all the laws but with the help of non-violent. okay, अब इसमें जैसे मैंने कल भी आपको बताया था एमपी में तो रही है जंगल में जो फॉरेस्ट लॉ है उसको तोड़ा गया था। ओके, जस्ट टू सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, नेशन वाइड इस मूवमेंट में सबने पार्टिसिपेट किया, बट लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती गई, जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता गया तो वेरियस प्लेसेस में वायलेंट क्लैशेस होने लगे। फिर 5 मार्च 1931 में गांधी एंड आयरविन पैक्ट हुआ, जिसमें ये था कि गांधी जी को जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन में वहाँ पे बुलाया था उनको और उनसे बातचीत करने के लिए कि हम इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या जो आपकी डिमांड्स हैं हम उस पर बात करना चाहते हैं। इनिशियली जब क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया था, बट लेकिन गांधी जी गए इन लेट दिसंबर लंदन और वहाँ की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नेगोशिएशन किया, पर लेकिन नेगोशिएशन बातचीत हुई पर लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। गांधी जी डिसअपॉइंट लौट कर आए, बट जब वो लौट के आए तो वो सिचुएशन यहाँ पे और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू, गाफर खान, बोथ देवर इन द जेल। ओके, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको एक इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया था और ब्रिटिशर्स ने मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, बॉयकॉट सब पर और पाबंदी लगा दी थी। कोई भी नागरिक जो है, सिटीजन जो है, किसी भी चीज़ को बॉयकॉट नहीं कर सकता, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता, कोई इंसान ग्रुप ऑफ पीपल्स एक जगह गैदर होकर मीटिंग नहीं कर सकते हैं। सो गांधी जी ने जब ये देखा कि सिचुएशन जो है वापस से जो ब्रिटिशर्स जो हैं बहुत हार्श कदम उठा रहे हैं और जो उन्होंने जो उस समय जो ये बोला था कि हम आपकी डिमांड्स मानेंगे, आप आके हम नेगोशिएशन कीजिए, तो उससे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद गांधी जी ने वापस से रिलॉन्च करने का सोचा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पर लेकिन 1934 तक आते आते वो मोमेंटम पकड़ नहीं पाया जो पहले बार जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनिशिएट किया था, वैसा मोमेंटम जो सेकेंड टाइम जब उसको रिलॉन्च किया गया तब वो वैसा मोमेंटम क्रिएट नहीं हो पाया। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, कि जो पार्टिसिपेंट्स थे केवल एक कम्युनिटी या एक सेक्शन ऑफ पीपल या एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपल ही उससे जुड़े हुए नहीं थे, हर एक वर्ग या हर एक क्लास के पीपल जुड़े हुए थे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, सभी लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो इसमें सबसे पहले हम कंट्री साइड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जब हम पहला पैराग्राफ है, इन द कंट्री साइड रिच पीसेंट कम्युनिटीज। ओके, रिच पीसेंट यानी कि जो
कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज़। अब कंट्री साइड हम सब जानते हैं इन द विलेज एरिया जो रिच पीजेंट्स थे, यानी कि जो अमीर फार्मर्स थे, लाइक पाटीदार्स या फिर और द गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, यहाँ पे जो है गुर्जर कम्युनिटी आएगी, द जाट्स, ये काफ़ी एक्टिव थे ड्यूरिंग द मूवमेंट, बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। रीज़न क्या था कि बेसिकली दे यूज टू प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसको कि सेल करते थे, और जब भी कोई फार्मर एक लार्ज क्वांटिटी में केवल उस क्रॉप को सेल करने के लिए ग्रो करता है, तो उससे ऐसी क्रॉप्स को हम कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं। अब सिंस हम ये जानते हैं कि वॉर के समय डिप्रेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था, प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गई थी, और जिसकी वजह से जो इनकम आनी चाहिए थी इस क्रॉप सेल करने की वजह से वो आ नहीं पा रही थी। बट गवर्नमेंट जो है वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए टैक्स इम्पोजिशन करते जा रही थी, गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ से उसके अगेंस्ट थे कि दैट जब हमारी क्रॉप्स नहीं बिक रही है, क्रॉप्स बहुत लो प्राइसेस में बिक रही है, तो फिर हमसे जो टैक्स है या जो रेवेन्यू है वो इतना हाई क्यों कलेक्ट किया जा रहा है। ओके, एंड द रिफ्यूज़ल ऑफ गवर्नमेंट, तो बट लेकिन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम किसी भी कीमत पर जो हम रेवेन्यू जो है या फिर जो हम टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं वो किसी भी कीमत पे कम नहीं किया जाएगा। सो कहीं ना कहीं इससे जो पीजेंट्स थे या फार्मर्स थे वो डिसअपॉइंटेड थे, और इसी वजह से उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया। ओके, द रिच पीजेंट्स बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जितने भी जो रिच पीजेंट्स थे वो कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स हैं, कि जो बहुत बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेते हैं वो उसके सपोर्टर्स थे। ओके, to participate in the boycott program. From them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenues. अब इन फार्मर्स के लिए जो स्वराज की जो लड़ाई थी वो किस रेफरेंस में थी कि जो हम हाई रेवेन्यू कर रहे हैं इसके अगेंस्ट थी। ओके, बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। बट लेकिन जब ये कम्युनिटी को जब पता चला कि गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए थे, बिकॉज उस मूवमेंट का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जो जितने भी जो कम्युनिटी के पीपल्स थे उन्होंने मूवमेंट इसलिए का सपोर्ट इसलिए करा था क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि जब मूवमेंट आगे बढ़ेगा तो गवर्नमेंट प्रेशर में आएगी और कहीं ना कहीं रेवेन्यूज़ जो इतना हाई जो कलेक्ट कर रही है उसमें कुछ ना कुछ कटौती होगी। बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिंस मूवमेंट को बीच में ही रोक दिया गया, तो इनकी कोई भी डिमांड फुलफिल नहीं हुई, एंड एज अ रिजल्ट रेवेन्यू जो है वो कम नहीं हुए। ओके, सो व्हेन द मूवमेंट रीस्टार्टेड दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन इट। जब मूवमेंट को वापस रीस्टार्ट किया इसी कारण से कि लास्ट टाइम जब हमने साथ दिया था तो आपने मूवमेंट को वापस ले लिया, तो इस बार उन्होंने साथ नहीं दिया। और यही रीज़न भी रहा था जब रिलॉन्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसका कहीं ना कहीं यही एक रीज़न भी रहा था कि जो पीपल जो थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे जो लास्ट टाइम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। इस वजह से भी बहुत से लोगों ने या बहुत से पीपल्स ने, डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ पीपल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था ड्यूरिंग द सेकेंड रिलॉन्चिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। The poor peasantry were not just interested in the lowering of revenue demand. Many of them of the small tenants cultivating land they had rented from landlords. अब जो पुअर फार्मर्स थे, बेसिकली पुअर फार्मर्स ऐसे फार्मर्स जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, जो कि किराए पे लैंड लेते थे लीज पे, जैसे लाइक 1 साल के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया। तो ऐसे फार्मर जो थे वो केवल रेवेन्यू को घटाने के डिमांड नहीं थी, उनकी और भी अदर डिमांड्स थी, लाइक लाइक टेनेंट्स जो होते थे जो लीज पे देते थे, उन जो बड़े फार्मर्स होते थे उनको लीज पे देते थे, या ताल्लुकदार होते थे या ज़मींदार जो भी उनको लीज पे देते थे, तो उस लीज की गारंटी नहीं होती थी, है ना। उनसे 6 महीने में छीन लिया जाता था, उनसे साल भर, जैसे लाइक कॉन्ट्रैक्ट होता था मे बी साल भर के लिए, 2 साल के लिए। पर लेकिन अगर किसी ज़मींदार को ऐसा लगता है कि नो अब मुझे नहीं देना है, अब मुझे इनसे वापस लेना है, तो बिना किसी
नोटिस दिए या कॉन्ट्रैक्ट का समय पूरा ख़त्म होने से पहले ही उनसे वो लैंड ले लेता था. एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश कम dwindled, द स्मॉल टेनर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट. इसके साथ साथ जब डिप्रेशन आया, जब उनकी क्रॉप जो है वो हायर रेट्स में नहीं गई, बहुत ज़्यादा लोअर रेट्स में गई, तो वो जिस लीज पे जो वो लैंड लिया था उसका वो प्रॉपर रेंट पे नहीं कर पाए. दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड. अब वो ये चाहते थे कि जो हम रेंट पे नहीं कर पाए हैं, ओके, वो रेमिट कर दिया जाए, यानी कि उसको हटा दिया जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए. They joined a variety of radical movements often led by socialist and communist party. Apprehensive of raising issues they might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaign in most of the places. और इस वजह से ये लोग बेसिकली जो स्मॉल फार्मर्स या तो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी जो होती थी उनके साथ उनको सपोर्ट करते थे, आवाज़ उठाते थे, जिससे जो ये रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे वो उससे उनसे खफा रहते थे. रीज़न यही था कि बिकॉज कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, उनका रेंट नहीं मिलेगा. और कांग्रेस वाज आल्सो नॉट इन द मूड ऑफ सपोर्टिंग द स्मॉल फार्मर्स. So the relationship between poor peasants and the Congress remain uncertain. और इस वजह से relationship between the small farmers and between the Congress party uncertain रहता है. कभी वो उनके फेवर में करते थे, कभी नहीं करते थे. तो जो relationship between the farmers, especially the poor farmers and Congress party was uncertain. Now what about the business class? कि business class पीपल के लिए क्या था सिविल डिसोबीडियंस के मायने. ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकेम पावरफुल. जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ और जब हम क्लास 8 में भी पढ़ रहे थे, जब हमने वो वीवर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, आयरन स्मेल्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, तब हमने ये देखा था कि जब वॉर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया से कुछ भी एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था. और मीन्स इंग्लैंड से यहाँ पे कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो रहा था, यहाँ से सब कुछ वहाँ जा रहा था. लाइक जैसे अगर क्लॉथ हो गया तो टेक्सटाइल वहाँ जाता था. रीज़न ये था कि आर्मी की यूनिफॉर्म्स बनानी रहती थी. यहाँ पे जो आयरन स्टील इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज़्यादा पेस मिली थी, बिकॉज जो ब्रिटेन का जो आयरन स्टील था वो वहाँ के हथियार बनाने में लग रहा था. और जो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने जो रेलवे लाइन्स इनको जो डालनी थी, उसके लिए जो आयरन और स्टील की जितनी भी नीड थी वो इंडियन जो आयरन स्मेल्टर आयरन या स्टील फैक्ट्री के ओनर से उन्होंने प्रोवाइड की, जिसमें जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने सप्लाई किया था. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो बिजनेस क्लास के पीपल थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनकी फैक्ट्रीज थी, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ और काफ़ी उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट भी कमाया, एज वेल एज वो काफ़ी पावरफुल भी बने. Keen on expanding their business, they now reacted against the colonial policies and restricted business activities. अब सिंस उनके पास पावर आने लगा, ह्यूज प्रॉफिट आने लगा, तो उनको जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बिजनेस पॉलिसीज़ बनाई गई थी, वो काफ़ी उसके अगेंस्ट वो लोग खड़े होना स्टार्ट हो गए. दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स. और कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी कि जो बाहर से, यानी इंग्लैंड से जो गुड्स आ रहा है उस पर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिला. प्रोटेक्शन इन द सेंस यानी कि जो भी हम जैसे लाइक हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो फिक्स क्वांटिटी में ही उसको इम्पोर्ट किया जाए. ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन से अनलिमिटेड नंबर क्वांटिटी ऑफ गुड्स आया जा रहा है. उसमें वो प्रोटेक्शन ही चाहते थे कि केवल एक फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी ही इंग्लैंड से इंडिया में इंपोर्ट किया जाए. एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स. और उसके साथ साथ जो इंडियन रुपीज़ था और जो ब्रिटेन की करेंसी स्टर्लिंग थी, उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज का रेशियो है उसको मेंटेन किया जाए. To organize business interests, they formed the Industrial and Commercial Congress in 1920. और ये सारे बिजनेस इंटरेस्ट से रिलेटेड उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927.
इनको लीड किसने किया था? लेड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्री लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी.डी. बिरला. द इंडस्ट्रीज अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड डिसोबीडियंस मूवमेंट. और इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया? जस्ट बिकॉज दे वांट टू अटैक द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट अटैक करना चाहते थे, जो कि इंडियन इकोनॉमी या उनकी इकोनॉमी पे जो कि अटैक ब्रिटिशर जो अटैक कर रहे थे उनकी हमारी इकोनॉमी पे, उसके अगेंस्ट. इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया था. When it was first launched, they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. जब इनिशियल जो लॉन्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उस दौरान उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया. उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया, उन्हें पैसे फंड्स दिए, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि हम जितना भी इम्पोर्टेड गुड्स आएगा ब्रिटेन से उसको ना ही हम खरीदेंगे, ओके, और ना ही अपनी दुकानों पर सेल करेंगे. मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कॉन्स्टेंट. और मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन ने यही देखा था कि स्वराज उनके लिए स्वराज ऐसा था कि हम जितना भी सामान जो बनाएंगे हम विद इन द कंट्री हम सेल करेंगे. बाहर से जो भी सामान आ रहा है उस पे कोई भी बिजनेस नहीं होगा और हमारी इंडस्ट्री और फ्लरिश होगी, यानी और इंडस्ट्री हमारी और बड़ी होती जाएगी. पर लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी और आयरविन के बीच में जब बात नहीं बनी, तो उस वजह से बिजनेस ग्रुप जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए, ओके. और इस वजह से जब उन्होंने ये देखा कि जो फेलियर हुआ है उस वजह से, फिर जब सेकेंड टाइम जब सिविल डिसोबीडियंस इनिशिएट हुआ तो उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया, ओके.